हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के पार्ट 9 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थों के कुछ चुंबकीय गुण होते हैं, तो उन्हीं चुंबकीय गुणों के हिसाब से, उन्हीं के आधार पर आप, जैसे आपने पढ़ा था चुंबकन क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम पदार्थों को 3 तरीके के गुणों में बांटते हैं। ठीक है, मतलब 3 तरीके के गुण आपके पास मुख्य रूप से होता है। पहला होता है प्रतिचुंबकत्व, जिसे डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं। दूसरा होता है अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म। और तीसरा होता है लौह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, आगे आप देखते हैं प्रतिचुंबकत्व क्या होता है। सबसे पहले इसे समझते हैं, यानी डाईमैग्नेटिज्म को। ठीक है, तो ये प्रतिचुंबकत्व एक तरीके का गुण है और ये पाया किसमें जाएगा, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब आप देखिए, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने किसी एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच, मान लिया ये उत्तरी ध्रुव था, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये किसी चुंबक का ऐसा भाग है, क्योंकि चुंबक में तो एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। तो अगर आपने इसके बीच में एक कटोरी में किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा, तो वो कैसा व्यवहार दिखाता है, वो हमेशा बीच में थोड़ा उठ जाता है। आपने भले ही इसको नीचे नीचे करके रखा हो, लेकिन वो बीच में उठ जाएगा। यानी ये जो पदार्थ है, ये इस तरीके से शेप में आ जाएगा। ये इस तरीके से क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो ध्रुव है, ध्रुवों पर कैसी तीव्रता होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, अधिक तीव्रता होती है। और बीच में, क्योंकि अगर कोई भी चुंबक है, उसके ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है, बीच में कम होती है। तो इसीलिए पदार्थ अधिक तीव्रता यानी ध्रुवों से बीच की तरफ चल जाते हैं, जहाँ पर कम तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता कम है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें की बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जिसको रखा जाता है, हमने एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखा, तो वो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था। तो उसमें अधिक तीव्रता वाले भाग से ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं कि, और अच्छा, अगर ये अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की तरफ जाएंगे, तो इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब आप इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये इनसे दूर जाएंगी, क्योंकि ये तो खुद से ही कम तीव्रता से, मतलब जहाँ पे ज़्यादा तीव्रता है वहाँ से दूर की तरफ जा रहे हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो भी इनसे दूर होंगी, विकर्षित होती हैं। ठीक है, तो जिन पदार्थों में ये जो प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे बिस्मिथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, जो एसटीपी पर लेंगे हम, पानी, सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl कहते हैं। अगर आप इन्हें देखें तो ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ये जो गुणों के बारे में हमने पढ़ा, ये होते हैं, लेकिन ये क्यों होते हैं। तो हमें पता है, किसी भी पदार्थ में परमाणु में जो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है, वो एक धारावाही लूप की भांति व्यवहार करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। तो उनके पास घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के पास एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। अच्छा, जब एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, तभी भी देखिए, प्रतिचुंबकत्व में एक चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन वो फिर भी एक चुंबकीय व्यवहार क्यों नहीं दिखा रहे। चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, तो इनमें होता क्या है कि जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में एक युग्म बना देते हैं, जोड़ा बना देते हैं दो दो का, जिसके कारण कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है एक जोड़े का, वो इस दिशा में मान लिया, और ये अगर इस दिशा में गति करते हैं, तो दोनों के दोनों विपरीत दिशाओं में गति करने लगते हैं। अब ये दोनों के दोनों विपरीत दिशाओं में गति करने लगेंगे, तो क्या होगा, इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा, क्योंकि एक इधर गति कर रहा है, एक इधर, तो जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के, उनका सबका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा। इसलिए जब हम इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं ना, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तब क्या होता है। देखिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे एक इधर गति कर रहा था, ये इधर गति कर रहा था, तो इनका होता क्या है कि जिस इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी थी, तो जिस इलेक्ट्रॉन की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगी। ये इलेक्ट्रॉन थे किसके, हम बात कर रहे हैं कि उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की जो एक युग्म बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो इस दिशा में होगा, बी की ही दिशा में, वो क्या करेगा, उसकी जो गति होगी वो क्या होगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि वो इसी की दिशा में है। और जो इसके विपरीत दिशा में होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन की गति तीव्र हो जाएगी। इसीलिए जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी विपरीत दिशा में होता है।
क्योंकि जो तीव्र गति होती है इलेक्ट्रॉनों की वो उनकी होती है जो विपरीत दिशा में है। ठीक, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब आप इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक, इसीलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों का एक क्षीण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। ठीक, अब इनके गुणों को हम देख सकते हैं। ये आपके पास एक छड़ है, पहला गुण इसका यही है कि जब आप इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को यहाँ रखते हैं, ये जो रेखाएं हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का व्यवहार है, तो जब आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो ऐसे सीधे जा रही थी, लेकिन ये सीधे नहीं जाती, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ से दूर जाना चाहती हैं। देखिए, जहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ था वहां से दूर चली गई और फिर अपनी पथ पर वापस लौट गई। तो इस तरीके से पहला गुण यह है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ से विकर्षित होती है, विकर्षित यानी दूर जाती हैं। और ये हमने पढ़ चुका कि असमान चुंबकीय क्षेत्र वो कटोरी वाला, कि कटोरी में जब आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा तो उसकी कम जो अधिक क्षेत्र वाली तीव्रता है उससे कम क्षेत्र की तरफ जाने की इसकी प्रवृत्ति होती है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म। और जिन पदार्थों में ये पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व का गुण होता है उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक, अब देखिए, जैसे मैंने आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थों में बताया था, यहाँ पे बताती हूँ। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ये पूरा एक चुंबक था। तो अगर आपने यहाँ कटोरी में इस बार अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को रखा, और किस तरीके से रखा, मान लिया कैसे भी रखा, तो ये जो पदार्थ की छड़ है, जैसे आपने अगर इस तरीके से रखा तो ये ऐसे ही नहीं रहता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ दब जाता है। ऐसा क्यों होता है ये नीचे की तरफ दब जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कम तीव्रता, यानी जो बीच में तीव्रता थी उससे अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाने की प्रवृत्ति रखती है। इसलिए ये जो पदार्थ ऐसा था वो नीचे हो जाता है, क्योंकि वो पदार्थ सारा किनारों पर आ जाता है। ठीक है, तो इससे पहला गुण हमें पता चल गया कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति है, कम जहाँ पे बीच में था तो वहाँ पे कम था, कम से अधिक की तरफ जाने की। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर इसकी तरफ आएंगी तो वो आकर्षित होंगी, दूर नहीं जाएंगी। तो ये इनका गुण है। ठीक, एग्जाम्पल्स इसकी ये एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, एसटीपी पर, कॉपर क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल्स है। और जब अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, मतलब जैसे आपने लिखा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स जरूर दीजिए। ठीक है, और याद भी रखिएगा, आपके आगे के काम भी आएंगे। अच्छा, इनके गुणों के बारे में, पहला गुण मैं आपको बताई चुकी, अनुचुंबकीय पदार्थ की आपने छड़ रखी तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, वो इसकी तरफ आने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, अब जो दूसरा गुण है, दूसरा गुण निर्भर करता है इसके ताप पर। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे ये अब थोड़ा सोचिए कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपने अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ा दिया, आपने थोड़ी सी उष्मा दी, ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉनों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? ताप बढ़ाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही गति कर रहे थे, ताप बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से गति करेंगे। लेकिन और तेजी से कैसे गति करेंगे, कोई इधर कोई इधर, जैसे कोई इधर गति करने लगेगा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, मतलब एक निश्चित दिशा में कोई गति नहीं हो पाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे, यादृच्छा गति करने लगेंगे। ठीक, तो ताप का इसका मतलब है जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो अनुचुंबकत्व है वो घटता जाएगा, है ना। तो इससे हमें एक चीज, एक रिलेशन पता चला कि ये जो चुंबकन होता है किसी भी क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की बात कर रहे हैं, नहीं चुंबकन, प्रति इकाई आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण हो, तो अगर जब आप ताप बढ़ाते जाएंगे, ताप को अगर आप बढ़ाते जाएं तो ये m घटेगा, तो इसका मतलब m और t का कैसा संबंध है, एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तो इसीलिए t जो है वो नीचे है। ठीक है, और B0 अब क्योंकि अगर आप देखें ताप बढ़ाते जाए तो चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ेगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन आपका ताप बढ़ाने पर ये चुंबकन घट जाएगा। ठीक है, और आपका जो ये कांस्टेंट आप C लगाएंगे तो ये जो कांस्टेंट है उसे कहते हैं क्यूरी नियतांक। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, और जबकि अगर आप देखिए जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ था वहां पर ताप का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे यहाँ पर तो आप ताप बढ़ा रहे हैं तो ये अनुचुंबकत्व घट जा रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब अनुचुंबकत्व की व्याख्या आप कैसे देते हैं, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो ज्यादा चुंबकीय होते हैं अगर हम तुलना करें इनके प्रतिचुंबकीय पदार्थों से। ठीक है, कैसे, ये जो पदार्थ होते हैं जब तक आप इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में भी नहीं रखते हैं ना, इनके पास फिर भी स्वयं का एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन अब कोई बच्चा सोचेगा जब इनके पास एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है तो फिर ये किसी चुंबक को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रहे हैं,
तो ये इसलिए नहीं खींच पाते हैं क्योंकि तापीय गति के कारण इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, वो होता शून्य ही है ना। मतलब इनका एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण था, लेकिन तापीय गति के कारण मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इधर इधर मूव कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर, तो एक निश्चित दिशा में कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। सबके पास चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन एक निश्चित दिशा में कोई चुंबकीय आघूर्ण न होने के कारण जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य है। और इसी तरीके से कोई एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं मिल रहा, तो इतना प्रभाव ये अणुचुंबकत्व का नहीं दिखता है कि ये किसी भी लोहे की वस्तु को एकदम से इतना खींच पाए, जबकि इनके पास एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आगे मैंने बताया ना आपको कि ये नेट चुंबकीय आघूर्ण क्योंकि शून्य होता है। लेकिन जब आप इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निम्न ताप पर रखते हैं, क्योंकि ताप अगर बढ़ा देते हैं तो फिर ये कम हो जाएगा ना, इसलिए निम्न ताप कहा है। तो अगर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इधर गति कर रहा था, जैसे कुछ इधर गति कर रहे कुछ इधर, तो ये ऐसा होता है जैसे अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो ये सारे के सारे घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक सरल रेखा में विस्थापित हो जाएंगे। तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, वही इनकी भी सबकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, वही इन सबकी अपनी एक दिशा हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं लौह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म ये होता है कि अगर आप कोई भी पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो अगर आप उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें चुंबकीय आघूर्ण पहले से एक तो स्थायी होता है। ठीक, उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो स्थायी एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनमें अगर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में भी नहीं रखते हैं तो तभी भी काफ़ी चुंबकत्व था, लेकिन फिर भी वो ऐसा शक्तिशाली चुंबक क्यों नहीं बन रहे थे, इसके बारे में भी जब हम व्याख्या में पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो लौह चुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक बनेंगे, उनको लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे जिनमें ये लौह चुंबकत्व का गुण होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलीनियम आदि। तो अब पढ़ते हैं इनके गुणों के बारे में। गुण यही है कि अगर आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे अगर मैं मान लिया आपने कटोरी में रखा था ना, तो यहाँ पर अगर ये भी रख दे तो ये भी ऐसे गति करेंगे कि जो कहाँ जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा वहाँ से ये ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चलने की प्रवृत्ति रखेंगे। ठीक है, जैसे अणुचुंबकत्व रख रहा था। ठीक, आगे ये है ताप की निर्भरता। जैसे अणुचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करते हैं, ये भी आप अगर ताप बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इधर उधर गति करने लगेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक ही जो भी उनकी दिशा थी उससे वो यादृच्छा गति करेंगे, रैंडमली, यानी अव्यवस्थित तरीके से गति करने लगेंगे, जिससे कि जो वो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा उसका चुंबकत्व थोड़ा कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है लौह चुंबकीय पदार्थों का, तो वो अपने से कम वाले यानी अणुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाएंगे। और जिस ताप पर ऐसा होता है कि कोई लौह चुंबक किसी अणुचुंबक में बदल रहा है, उस ताप को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उन वो ताप पर निर्भर नहीं करते, लेकिन अणुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ किस तरीके से ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं हम इसकी व्याख्या के बारे में कि एक्चुअली में होता क्या है लौह चुंबकीय पदार्थों में जब शक्तिशाली चुंबक वो बन जाते हैं, तो इसका कारण क्या है। देखिए, जैसे अणुचुंबकीय पदार्थों के पास एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है, वैसे इनके पास भी है। हम पहले ये देख रहे हैं कि पहले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से पहले क्या हो रहा है और उसके बाद बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद क्या हो रहा है। तो इनके पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से पहले एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गति कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गति कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ऐसे गति कर रहे हैं, कुछ ऐसे गति कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये अपना एक क्षेत्र बना दे रहे हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर की तरफ गति कर रहे हैं उनका एक क्षेत्र बन जा रहा है, जो नीचे की तरफ उनका एक क्षेत्र, इनका एक क्षेत्र, इनका एक क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को कहते हैं हम डोमेन। इस तरीके से अलग अलग डोमेन बनते हैं, और ये डोमेन जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो आपस में क्रिया करने के कारण जो इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनका भी नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है इनका एक डोमेन से दूसरे में अब जब जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखिए एक डोमेन यानी इस डोमेन में अगर ऐसे अगर चुंबकीय आघूर्ण है तो एक चुंबकीय आघूर्ण है इसके पास, इस पूरे डोमेन के पास है ना, क्योंकि इतने में तो है। आप दूसरे में जाइए, वहां कुछ ऐसा है। तो इस तरीके से एक से दूसरे में जाने पर जो नेट परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो जीरो है, क्योंकि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ठीक, अब अच्छा एक और चीज़ ये है कि डोमेन, अगर आप समझे तो डोमेन का आकार लगभग 1 मिलीमीटर होता है और डोमेन में लगभग 10 परमाणु होते हैं। ये आपके समझने के लिए, मतलब डोमेन एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और एक जैसे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन वो भी एक ही दिशा में। ठीक, आगे बढ़ते बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इन कैसे ये
डोमेन व्यवस्थित होते हैं। तो जैसे अगर हमारा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से है और डोमेन कुछ इस तरीके से बन रखे, एक डोमेन ये बन रखा, बहुत सारे परमाणु हैं इसमें, एक डोमेन इस तरीके से, कुछ डोमेन ऐसे गति कर रहे, ठीक है, और कुछ डोमेन ऐसे गति कर रहे। तो वो डोमेन जिनकी दिशा इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ऐसे एक तो गति हो सकती है कि उनका आकार बढ़ने लगेगा जिन डोमेनों की दिशा इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। पहला तो ये है, लौह चुंबकीय पदार्थ इस तरीके से प्रवृत्ति रखेंगे। या फिर एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि चाहे जितने भी डोमेन हैं उनकी दिशाएं जो भी हों, लेकिन वो घूमकर किस दिशा में विस्थापित हो जाएंगे, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो दो तरीके हैं कि डोमेन चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश होने लगते हैं, यानी जिस दिशा में, जो मैंने आपको बाद वाला बताया, और जो दूसरा ये है कि जिन डोमेनों की दिशा बी की दिशा में है उनका साइज, आकार बढ़ने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से लौह चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर गति करते हैं या फिर प्रवृत्ति दिखाते हैं। ठीक, और पदार्थों के चुंबकीय गुण की एक सारणी है, आपने पढ़ा, ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक इन्फॉर्मेशन दी थी, ये इससे आप परिचित होंगे। ध्यान कीजिए क्या है, ये आपके पास चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो आपको मैंने बताया था कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय पदार्थों की होती है वो ऋणात्मक, इसीलिए -1 से ज़्यादा है लेकिन ऋणात्मक है ना, -1 से ज़्यादा लेकिन 0 से छोटी है, इसका मतलब ऋणात्मक है। यहाँ पे ये धनात्मक होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यानी चुंबक की जो इनमें प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हमने अभी भी देखा ना कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो लौह चुंबकीय में वो सबसे ज़्यादा है, अनुचुंबकीयों में इससे कम है और फिर प्रतिचुंबकीयों में बहुत कम है, यानी इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी अनुचुंबकीय की, फिर प्रतिचुंबकीय। और ये जो है इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता है जो एक्स के ही हिसाब से दिखाए गए हैं, एक्स यानी चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक, और ये आपेक्षिक चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो वाला है। ठीक, आगे आज हमने पढ़ा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में गति रखते हैं, उनकी व्याख्या के बारे में पढ़ा, जनरल डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति के बारे में समझा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो अधिक तीव्रता से कम की तरफ जा रहे हैं, अनुचुंबकीय कम से अधिक की तरफ जा रहे हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थ तो एक शक्तिशाली चुंबक बन जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चुंबकत्व है वो लौह चुंबकीय पदार्थों के पास है, फिर अनुचुंबकीय पदार्थों के पास और फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थों के पास। ठीक, फिर उसके बाद हमने चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में समझा, प्रतिचुंबकीय के लिए ऋणात्मक है, फिर इनके लिए धनात्मक है और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा। अब देखिए, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा एप्सिलॉन से, ये केवल एक नोटेशन की तरह दिखाए गए हैं। एप्सिलॉन आप जानते हैं ना क्या होता है, विद्युतशीलता, तो ये इसकी तरह दिखाए गए हैं बस। तो आपको जो मेन चीज़ है वो ये याद रखनी है कि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है और ये धनात्मक है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम उदाहरण 5.11 और चुंबकीय शैथिल्य और स्थायी चुंबक एवं वैद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।